इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। मंगल 2 जून के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान के साथ मुआहिदा मुमकिन तौर पर अगले हफ्ते तय पा जाएगा और इस्राएली वज़ीर आज़म ने बेरूत पर हमला न करने की मेरी बात मान ली है, जबकि नेतन्याहू का जनूबी लबनान में कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में लबनान में इस्राएली फौज की पेशकदमी पर शदीद तशवीश का इजहार। खित्ते में बिगड़ती हुई सूरत हाल पर फौरी तहम्मुल की अपील। The Israel Defense Forces have expanded their presence north of the Blue Line, with the United Nations Interim Force in Lebanon reporting extensive military activity, including airstrikes, artillery fire, logistics movements, and engineering works. उधर रूस ने यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर बड़े पैमाने पर फिजाई और मिसाइल हमले किए हैं, जिसके नतीजे में कम से कम 10 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। All of them must receive the punishment they deserve, and it will be inevitable. जनूबी एशिया में नेपाल के वजीर आजम का बयान सरहदी तनाज़े को दोबारा हवा दे रहा है। उनका कहना है कि भारत की सरजमीन पर बास इलाकों पर नेपाल के कब्जे के इल्जामात दुरुस्त हैं, जिस पर नई दिल्ली में सख्त रद्दअमल सामने आया है। इतवार को नेपाली पार्लियामेंट से खिताब करते हुए बालेन शाह ने कहा, वजीर आजम बनने के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ इंडिया ने ही नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर इंडिया की जमीन पर कब्जा किया है। दरअसल पार्लियामेंट सेशन के दौरान श्रम शक्ति पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट आर्यन राय ने इंडिया और नेपाल के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट पर सवाल किया था। टेक्नोलॉजी के मैदान में ओपन AI और चैट GPT पर हमला आवरों की मदद के इल्जामात ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने मुकदमा दायर कर दिया। And deceiving parents into believing that this application is safe for use. It's clearly not. People are getting hurt, parents are getting deceived, and they need to pay for it. जनूबी कोरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस्मत और मुस्तकबिल बताने के लिए इस्तेमाल करने का रुझान तेजी से मकबूल हो रहा है, जहां नौजवान रिवायती तरीकों की बजाय AI फॉर्च्यून टेलिंग को तरजीह दे रहे हैं। जनूबी कोरिया में नौजवान अपनी किस्मत का हाल जानने के लिए AI नजूमियों के पास जा रहे हैं। सियोल में किस्मत का हाल बताने वाले इस नए AI सेंटर में रोजाना 200 से 300 अफराद आ रहे हैं। अमेरिका में इंडियन आम अपनी महंगी कीमत के बावजूद गैर मामूली मकबूलियत हासिल करने में कामयाब। मैं पहले ही एक बॉक्स खा चुकी हूँ और सोच रही हूँ कि एक और खाऊं या नहीं। खेलों की दुनिया से एक बड़ी खबर ये है कि चाचा क्रिकेट के नाम से मशहूर अब्दुल जलील ने 500 मैचेस के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपना जानशीन भी मुकर्रर किया है। राजा जी, आपने जो अपना जानशीन फरूख शाह को बना रहे हैं, क्या आप फरूख शाह को हिदायत करेंगे कि कैसे एक्टिव रखें क्राउड को? मेरा यही होता है कि जैसे मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, ये फरूख शाह मेरे साथ जो है ना इंग्लैंड, श्रीलंका, UAE और बहुत सी जगह में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इसके अलावा मजीद खबरें और तज्जिए भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी और आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलने के हवाले से एक मुआहिदा अगले हफ्ते तक तय पा जाएगा। वाशिंगटन में ABC के सीनियर सहाफ़ी जोनाथन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में उन्होंने कहा, सूरत हाल अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, आज एक छोटा सा मसला पेश आया, लेकिन जैसा कि आपने देखा ही होगा, मैंने इसे बहुत जल्द हल कर दिया। उनके मुताबिक ये मसला लेबनान में इस्राएली हमलों पर ईरानी नाराजगी के बाइस पैदा हुआ था। अमरीकी सदर ने कहा कि मैंने हिजबुल्लाह से बात की और कहा कि फायरिंग ना करें। मैंने बीबी यानी बिन्यामिन नेतन्याहू जो इसराइल के वजीर आजम हैं से भी बात की और कहा कि फायरिंग ना करें। दोनों फरीकों ने एक दूसरे पर फायरिंग बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि ये कोई आसान मामला नहीं है। आप एक बहुत बड़े मुल्क की
बात कर रहे हैं जो एक मुआहदा करना चाहता है। बहुत गहरी दुश्मनियां मौजूद हैं, इसलिए ये उनके लिए भी आसान नहीं और हमारे लिए भी नहीं, लेकिन हम इस तरफ बढ़ रहे हैं जो हमें दरकार है। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने से मुतल्लक मफाहमती याददाश्त के हतमी होने और साइन के वक्त के बारे में उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है कि ये अगले हफ्ते तक हो जाएगा। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने अभी तक इस मुआहदे को मंजूर नहीं किया क्योंकि उनके बकौल अभी चंद मजीद नुकात पर इत्तफाक होना बाकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को बैरूत पर बड़े पैमाने से हमले से बाज रहने का मशवरा दिया, जिसके बाद इसराइल ने हमले के लिए रवाना किए गए अपने फौजी वापस बुला लिए। तहम इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में वाज़ेह किया है कि अगर हिजबुल्लाह इस्राएली शहरों और शहरियों को निशाना बनाना बंद नहीं करती तो इसराइल बैरूत में उन मुकामात को निशाना बनाने का हक महफूज रखता है जिन्हें वो दहशतगर्दी के मराकज़ करार देता है। नेतन्याहू का कहना था कि इसराइल का यह मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ, अलबत्ता जनूबी लेबनान में फौजी कार्रवाइयां मंसूबे के मुताबिक जारी रहेंगी। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस्राएली वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बैरूत पर मुमकिना हमला रोकने का फैसला खित्ते में कशीदगी कम करने की जानिब एक अहम कदम है। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि उनकी हिजबुल्लाह की क़यादत के नुमाइंदों से भी बात हुई है और वो इस्राएली अफवाज पर हमले रोकने पर आमादा हो गए हैं, जबकि इसराइल ने भी जवाबी कार्रवाइयां महदूद करने पर इत्तफाक किया है। ताहम अमेरिकी सदर ने इस पेशरफ्त के पायदार होने के बारे में मोहतात रवैया इख्तियार करते हुए कहा कि ये देखना अभी बाकी है कि ये मुफाहमत कब तक बरकरार रहती है, अगरचे उन्हें उम्मीद है कि ये मुस्तकिल अमन की बुनियाद बन सकती है। याद रहे कि इसराइल ने हालिया दिनों में हिजबुल्लाह पर जंग बंदी की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों और इसराइली इलाकों पर हमलों का इल्ज़ाम आयद करते हुए बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके अल ज़ाया पर कार्रवाई की धमकी दी थी। ऐसे में वाशिंगटन की सिफारती कोशिशों को खित्ते में एक बड़े तसादम को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इससे कबल इसराइली अफवाज ने जनूबी लेबनान में तारीखी किले पर कब्जा कर लिया था, जो एक चौथाई सदी में मुल्क के अंदर उनकी सबसे गहरी दरअंदाजी है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि दरियाए लितानी के किनारे वाक़े बूफोर्ड किले पर कब्जा हिजबुल्लाह के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी तब्दीली की अलामत है। मज़ीद तफसील एहसन महमूद से। कई दिनों से इर्द गिर्द की पहाड़ियाँ बूफोर्ड किले पर होने वाली शदीद बमबारी की आवाज़ों से गूंज रही हैं। ये पुराना किला है जो तवील अरसे से सलीबी जंगों और बैरूनी फ़ौजों के हमलों की तारीख की यादगार के तौर पर खड़ा है। इजरायली फ़ौज के इस बुलंद पहाड़ी सिलसिले पर कब्ज़े के बाद एक बार फिर जनूबी लेबनान के वसी इलाके पर इन्हें एक अहम स्ट्रेटेजिक बरतरी हासिल हो गई है और किले की फसील पर झंडा लहराना इस जंग का एक बड़ा अलामती लम्हा समझा जा रहा है। इजराइल का कहना है कि वो इस सूरत हाल को रोकने के लिए लड़ रहा है, यानी लेबनान की मुसल्लह तंजीम हिजबुल्लाह की जानिब से रॉकेटों और ड्रोन्स की फायरिंग को। ये वीडियो पिछले हफ्ते की है जब एक साहिल समंदर से लोगों को खौफ व हरास में उस वक्त भागते हुए देखा जा सकता है जब रॉकेट समंदर में आकर गिरते हैं। बूफोर्ड पर कब्जे के बारे में इजरायली वज़ीर आज़म का कहना था कि आज रात हमारे बहादुर जंगजुओं ने बूफोर्ड पर कब्जा कर लिया और इसे एक ऐसे हमले का ड्रामाई मरहला करार दिया जो अब भी गहरा हो रहा है और बढ़ रहा है, लेकिन बाज़ लोग इसे एक तशवीशनाक मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। इजराइल ने आखिरी बार इस किले का कंट्रोल लबनान पर अपने तवील कब्जे के दौरान रखा था, जो सन 2000 में अंदरूने मुल्क बढ़ती हुई मुखालफत के बाद ख़त्म हुआ। इजराइल को समझना चाहिए कि ज़मीन को जला देने जैसी पॉलिसी सलामती या इस्तेहकाम की ज़मानत नहीं बन सकती, लबनानी वज़ीर आज़म का कहना था। इस बात का खदशा है कि एक बार फिर हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए शुरू की गई जंग इसके बजाय एक इत्तेहाद का नारा बन सकती है, क्योंकि इजराइल की जानिब से कस्बों और शहरों पर बमबारी से शहरी हलाकतें बढ़ रही हैं और हजारों लबनानी बेघर हो रहे हैं। बूफोर्ड किला मुख्तलिफ अदवार में सलेबियों से लेकर उस्मानियों और फ्रांसीसियों से फ़लस्तीनियों के पास रहा है। जैसे जैसे इजरायली फ़ौज के दस्ते स्ट्रेटेजिक लितानी दरिया को अबूर कर रहे हैं, पिछले महीने तय पाने वाली जंग बंदी अब बिखर चुकी है। लेबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयों में इजाफे और जनूबी लेबनान के तारीखी बूफोर्ड किले पर इसराइली परचम लहराने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी हुआ है, जहां आलमी ताकतों ने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर अपने अपने मौक़िफ़ पेश किए हैं।
ये इजलास फ्रांस की दरखास्त पर बुलाया गया था और इसमें सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक के अलावा लेबनान और इसराइल के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। Reporting extensive military activity, including airstrikes, artillery fire, logistics movements, and engineering works throughout its area of operations. UNIFIL has also observed widespread demolitions of buildings in villages in the vicinity of the Blue Line. अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल नुमाइंदे वासिली नबेंजिया ने इसराइल की कार्रवाइयों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अप्रैल में अमेरिका की सालसी में होने वाली जंग बंदी के बावजूद इसराइल ने लेबनान के खिलाफ अपनी फौजी मुहिम जारी रखी हुई है। उनके बकौल हालिया वाक़यात ने लेबनान में ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जो कई हवालों से गजा की मौजूदा सूरत हाल से मुशाबहत रखती है, जहां आबादी की जबरी नकल मकानी भी एक बड़ा मसला बन चुकी है। Решительно осуждаем агрессивные действия Израиля и подтверждаем нашу твердую приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Ливана. Требуем незамедлительного вывода израильских войск с Ливана. फ्रांस के नुमाइंदे जेरोम बोनाफोन ने कहा कि अगरचे फ्रांस इसराइल के हक दिफा को तस्लीम करता है, ताहम लेबनान में जारी इसराइली कार्रवाइयों की वुसअत और तसलसल काबिल जवाज नहीं। उनके मुताबिक इन हमलों के नतीजे में शहरी हलाकतें, बड़े पैमाने पर बेदखली और मजीद लेबनानी इलाकों पर कब्जा देखने में आया है, जिसे फ्रांस एक संगीन स्ट्रेटेजिक गलती करार देता है। Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, qui porte la responsabilité du déclenchement des hostilités en ayant entraîné le Liban et le peuple libanais दूसरी जानब अमेरिका के नुमाइंदे माइकल जी वॉल्ट्स ने लेबनान की हुकूमत की हिमायत करते हुए कहा कि बैरूत एक ऐसी तंजीम के असर व रसूख से मुल्क को आज़ाद करने की कोशिश कर रहा है जो तेहरान से हिदायत लेती है। उनका कहना था कि अगर हिजबुल्लाह अपने हमले फौरी तौर पर बंद कर दे तो कशीदगी में कमी और अमन के इम्कानात तेजी से रोशन हो सकते हैं। अमरीकी नुमाइंदे ने इस बात पर भी जोर दिया कि हिजबुल्लाह को इसराइल पर हमले रोकने होंगे, लेबनान की रियासती मशीनरी को मुल्क का मुकम्मल कंट्रोल संभालना होगा और ईरान को लेबनान को अपने इलाकाई ऑपरेशंस के अगले मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करना होगा। Launched indiscriminate barrages of rockets at Israel, injuring people, causing damage to residential buildings and other civilian infrastructure, end quote. We can also see it in the very videos that Hezbollah itself, its own videos, that they release, where they brag about killing wounded soldiers or launching missiles towards civilian targets in Israel. लेबनान के नुमाइंदे अहमद अराफा ने इसराइल पर इल्जाम आयद किया कि उसने खित्ते की मौजूदा कशीदगी से फायदा उठाते हुए अपनी फौजी कार्रवाइयों में खतरनाक हद तक इजाफा किया है। उनके मुताबिक इसराइली हमलों में न सिर्फ शहरी आबादी बल्कि तिब्बी हमले, हस्पतालों, सहाफ़ियों, तालीमी इदारों, मजहबी मकामात और तारीखी विरसे को भी निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि इनमें से बाज़ कार्रवाइयां बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकती हैं। अराफा ने मुतालबा किया कि इसराइल जंग बंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करे ताकि लेबनान की हुकूमत पूरे मुल्क पर अपनी अमलदारी बहाल कर सके। وقد ضاعفت التطورات الأخيرة حاجة لبنان الماسة لاستمرار المساعدة الأممية والدولية له بغية تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جهة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها من جهة أخرى. उधर इसराइल के नुमाइंदे डैनी डैनन ने अपने मुल्क के इक़दामात का दिफा करते हुए कहा कि इसराइल ने किसी ख्वाहिश या मंसूबे के तहत लेबनान में कार्रवाई नहीं की, बल्कि हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में ऐसा करना पड़ा। उनका कहना था कि ईरान हिजबुल्लाह को एक प्रॉक्सी फोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और हालिया हमले जंग बंदी के बाद सबसे शदीद हमले थे। डैनन के मुताबिक शुमाली इसराइल के शहरियों के लिए हकीकी मानों में कभी जंग बंदी मौजूद ही नहीं थी, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट और ड्रोन हमले मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किए। उन्होंने कहा कि हजारों इसराइली तुलबा अब भी मामूल के मुताबिक स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी खदशात बरकरार हैं। 6 years ago, Hezbollah attacks both our soldiers and our civilians. Just yesterday, Hezbollah suicide drone struck a building in the peaceful town by the name of Bet Hillel in the Upper Galilee. It wasn't a military base. It's a beautiful place in the Galilee.
Over the weekend, families on the beach in the city of Nahariya were forced to run for cover as Hezbollah missiles and drones targeted northern Israel. सलामती कौंसिल के इजलास ने एक बार फिर ये वाज़ेह कर दिया है कि लेबनान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी सिर्फ सरहदी तनाज़ा नहीं बल्कि एक वसी इलाकाई ताकत की कशमकश का हिस्सा बन चुकी है, जिसमें ईरान, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के मफादात भी बराह रास्त शामिल हैं। सवाल ये है कि सफारतकारी इस बहरान को काबू में रख पाएगी या खित्ता एक बार फिर किसी बड़े तसादुम की तरफ बढ़ जाएगा। रूस ने यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर बड़े पैमाने पर फिजाई और मिसाइल हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 10 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों में 6 अफराद दनिप्रो और 4 दारुल-हुकूमत कीव में मारे गए। हुकाम का कहना है कि रात भर जारी रहने वाले हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में बच्चों समेत मुतअद्दिद शहरी जख्मी हुए। कीव में इमदादी टीमें मलबे तले अफराद की तलाश में मसरूफ रहीं, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आग लगने और तबाही की इतलात भी मौसूल हुई हैं। मंगल की सुबह यूक्रेन के बेशतर इलाकों में फिजाई हमलों के सायरन मुसलसल बजते रहे, जिससे शहरी आबादी में खौफ व हिरास फैल गया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पीर के रोज खबरदार किया था कि रूस एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। उनके मुताबिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में मुमकिना बड़े फिजाई हमले के वाज़ेह इशारे मौजूद थे। मॉस्को ने गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन के खिलाफ मुनज़्ज़म हमलों की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा देखने में आया था। रूस की जानिब से इल्जाम आयद किया गया था कि यूक्रेन ने मशरकी इलाकों में रूसी जेर कब्जा इलाके में एक हॉस्टल पर हमला किया, जिसके नतीजे में कई तालिबे इल्म हलाक हुए। ताहम कीव का कहना है कि उसने रूसी फौजी तनसीब को निशाना बनाया था। All of them must receive the punishment they deserve, and it will be inevitable. It looks like it was done consciously, committing the most serious crimes against children and teenagers at the Teachers' College in Starobilsk and now in Henichesk. The Kiev leadership has decided to open a new page in the series of their crimes, add a new attribute of the conflict itself. Well, it is their own choice. कीव में सुबह के वक्त धमाकों के साथ साथ ड्रोन्स की आवाजें भी सुनाई देती रहीं, जबकि शहर के वस्त से धुएं के बड़े बादल उठते देखे गए। कीव की फौजी इंतजामिया के सरबराह ने कहा कि शहर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। शहर के मेयर के मुताबिक हमलों के नतीजे में एक गैस स्टेशन, जेर तामीर इमारतें और मुतअद्दिद रिहायशी मकानात मुतासिर हुए, जबकि कई इलाकों में बिजली की बंदिश भी हुई है। दूसरी जानिब शुमाल मशरकी शहर खार्किव में भी ड्रोन और मिसाइल हमलों की इतला मिली है, जहां एक बच्चे समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। जनूबी यूक्रेन में एक सनती तनसीब को भी निशाना बनाया गया है। रूसी हुकाम का कहना है कि यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद एक ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई, ताहम वहां किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। ये ताज़ा हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब दोनों ममालिक के दरमियान जंग में शिद्दत के खदशात एक बार फिर बढ़ गए हैं और आलमी सतह पर कशीदगी में कमी के इम्कानात फिलहाल गैर यकीनी दिखाई देते हैं। नेपाल के नौ मुंतखब वजीर आजम बालन शाह ने इतवार के रोज मुल्क के पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि सिर्फ इंडिया ने ही नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी इंडिया की जमीन पर कब्जा किया है। बालन शाह के इस बयान के बाद सियासी और सिफारती हलकों में हंगामा बर्पा हो गया है। नेपाली पार्लियामेंट में बालन शाह ने क्या कहा और इस पर क्या रद्द-ए-अमल हुआ, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इतवार के रोज नेपाल के वजीर आजम बालिन शाह ने पार्लियामेंट में ऐसा बयान दिया कि उसके बाद सियासी और डिप्लोमेटिक हलकों में हंगामा बर्पा हो गया है। अंग्रेजी रोजनामा काठमांडू पोस्ट के मुताबिक इतवार को नेपाली पार्लियामेंट से खिताब करते हुए बालिन शाह ने कहा, वजीर आजम बनने के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ इंडिया ने ही नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर इंडिया की जमीन पर कब्जा किया है। दरअसल पार्लियामेंट सेशन के दौरान श्रम शक्ति पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट आर.एन. राय ने इंडिया और नेपाल के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट पर सवाल किया था, जिसके जवाब में वजीर आजम ने ये जवाब दिया था। गुज़श्ता बरस जेनजी तहरीक के बाद इस साल 5 मार्च को हुए इंतखाबात में बालिन शाह की पार्टी आरएसपी ने शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद हुकूमत बनाई थी। बालिन शाह को लेकर इंडिया में उम्मीद थी कि उनके इक़्तिदार में आने से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गर्मजोशी आएगी, लेकिन उनकी तरफ से ऐसी कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई गई, बल्कि हुकूमत साजी के बाद से ऐसी कई खबरें आई जिनकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मल नहीं कहा जा सकता।
इस साल अप्रैल में नेपाल एयरलाइंस ने एक नेटवर्क मैप में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था, जिस पर हंगामे के बाद एयरलाइंस ने मैप से मुताल्लिक गलतियों के लिए माफी मांगी। नेपाली वजीर आजम के हालिया बयान के बाद मुल्क की अपोजिशन पार्टियों ने बालिन शाह के खिलाफ सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। BBC नेपाली के मुताबिक नेपाली कांग्रेस के नेता वासना थापा ने कहा, हमें जल्द बताया जाना चाहिए था कि किस जमीन पर कब्जा हुआ है। ये एक संजीदा और काबिल इतराज इशू है। उन्होंने PM के बयान को पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हटाने का मुतालबा भी किया। वहीं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट रमेश मल्ला ने इसे संजीदा मामला बताते हुए इसे रिकॉर्ड से हटाने का मुतालबा किया है। नेपाल के साबिक डिप्टी PM कमल थापा ने कहा कि अगर वजीर आजम को लगता है कि नेपाल ने इंडिया की जमीन पर कब्जा किया है तो इज्जत के साथ उसे इंडिया को वापस कर देना चाहिए। उन्होंने एक्स पर लिखा, उन्हें अवाम को साफ तौर पर बताना चाहिए कि वो कौन सी जगह है और उसके क्या सबूत हैं। उन्हें तुरंत उस गलती को सुधारना चाहिए और इज्जत के साथ वो जमीन भारत को वापस कर देनी चाहिए। ताहम मेरे ख्याल में वजीर आजम का ये बयान बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और गलत है। कमल थापा ने आगे लिखा, ऐसे वक्त में जब लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख और सुस्ता के इलाकों में नेपाल के अहम हिस्सों पर भारत के कब्जे को लेकर पूरे मुल्क में बहस और फिक्र है, वजीर आजम का ये कहना कि नेपाल ने भी इंडियन इलाके पर कब्जा किया है पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने बालिन शाह से इस बयान पर इस्लाह की भी अपील की। हंगामा बढ़ने पर नेपाल की वजारत खारजा ने एक बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया है कि इंडिया की तरफ से नेपाल के लिपुलेख इलाके से होकर मानसरोवर तीर्थ यात्रा का रास्ता खोलने के मुद्दे पर नेपाल हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ डिप्लोमेटिक नोट के जरिए इंडिया को भेजा था, जिसका जवाब भी मिल गया है। बयान में वाज़ेह किया गया है कि नदियों के रास्ता बदलने की वजह से इन जगहों के अलावा कुछ और जगहों पर क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन जैसे मसाइल हैं, जिन्हें दोनों मुल्कों ने बातचीत के जरिए हल करने पर रजामंदी जाहिर की है। ख्याल रहे कि इंडिया और नेपाल के बीच नक्शे को लेकर तनाज़ा काफ़ी पुराना है। इसमें लिपुलेख से जुड़ा तनाज़ा सबसे अहम है। नेपाल दावा करता रहा है कि महाकाली नदी के मशरिकी हिस्से में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख के साथ तमाम मिला के 1816 के सुगौली मुआहदे की बुनियाद पर नेपाल का हिस्सा है। लिपुलेख नेपाल के शुमाल मगरिब में वाक़ है। ये इंडिया, नेपाल और चीन के बॉर्डर से मुंसलिक है। इंडिया इस इलाके को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है। नवंबर 2019 में इंडिया ने अपने ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम कर दिया था और इसके साथ ही एक नया नक्शा जारी किया। इस नक्शे में ये इलाके शामिल थे। नेपाल ने इस पर इतराज़ जाहिर करते हुए कहा था कि इंडिया अपना नक्शा बदले, क्योंकि कालापानी नेपाल का इलाका है। इसके बाद 5 महीने बाद मई 2020 में लिपुलेख को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान फिर टेंशन बढ़ गई थी। इसके बाद 18 जून 2020 को नेपाल ने अपने आईन में तरमीम कर मुल्क के सियासी नक्शे को अपडेट किया। तरमीम के बाद नेपाल के नक्शे में स्ट्रेटेजिक एतबार से 3 अहम इलाके लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया। इंडिया ने इसे एक तरफा कदम बताते हुए नेपाल के दावे को मुस्तरद कर दिया था। इंडिया और नेपाल के दरमियान 1850 किलोमीटर लंबी सरहद है, जो सिक्किम, मगरबी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से मुत्तसिल है। और अब गजनफर हैदर एक नजर डाल रहे हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। अमेरिका, इसराइल और ईरान के तनाज़े की वजह से सरकारी खजाने पर दबाव को कम करने की हुकूमती कोशिशों के तहत बांग्लादेश ने 6 हफ्तों में दूसरी बार ईंधन की कीमतों में इजाफा कर दिया है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि मुल्क में महंगाई बढ़ सकती है, जबकि पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी हुकूमत ने फरवरी में जंग शुरू होने के बाद से तीसरी बार तिजारती इस्तेमाल में आने वाली गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं। अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में सेहत के हुक्काम ने एबोला वायरस से मुतासरा 5 मरीजों की सेहतयाबी की इत्तला दी है। उनका कहना है कि ये पेशरफ्त उस वबा पर काबू पाने की कोशिशों में कामयाबी की अलामत है, जिससे मुल्क के मशरकी हिस्से में तकरीबन 250 अफराद हलाक हो चुके हैं। सेहतयाब होने वालों में 4 नर्सें भी शामिल हैं, जो एबोला के मरीजों की देखभाल के दौरान खुद इस वायरस से मुतासर हो गई थी। म्यांमार में बागियों के ज़र कंट्रोल इलाके में धमाके के नतीजे में कम से कम 45 अफराद हलाक हो गए हैं। चीन की सरहद के करीब एक रियासत के गांव कोंग टोप में होने वाले इस धमाके में 70 से ज़्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। इस इलाके को कंट्रोल करने वाली टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी का कहना है कि यह हादसा कानकुनी के लिए ज़ख़ीरा किए गए बारूद फटने की वजह से पेश आया। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में मसनूई ज़हानत की मारूफ कंपनी ओपन AI के खिलाफ एक अहम और गैर मामूली कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें कंपनी के चैटबॉट ChatGPT के हिफाजती निज़ाम और डिज़ाइन पर संगीन सवालात उठाए गए हैं। फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल जेम्स अथियर की जानिब से दायर किए गए मुकदमे में इल्ज़ाम लगाया गया है कि ओपन AI और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव सॉम आल्टमैन ने बच्चों को खतरे में डाला, सार्फिन को गैर महफूज अंदाज में टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार का आदी बनाया और बाज़ सूरतों में मुबैना तौर पर खुदकुशी या पुरतशद्दद रुझानात की हौसला अफजाई की। मुकदमे में यह भी कहा गया है कि कंपनी ने मुनाफे को तरजीह देते हुए सार्फिन की हिफाजत को पसे पुश्त डाला और इस तर्ज अमल के नतीजे में इंसानी जानों को खतरात लाहक हुए हैं। For endangering our kids and deceiving parents into believing that this application is safe for use. It's clearly not. People are getting hurt, parents are getting deceived, and they need to pay for it.
ये पहला मौका है कि किसी अमेरिकी रियासत ने बराह रास्त ओपन AI के खिलाफ इस नौयत का सिविल मुकदमा दायर किया है। फ्लोरिडा के हुकाम इसके साथ साथ इस बात की भी तहकीकात कर रहे हैं कि आया गुज़िश्ता साल फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में होने वाले फायरिंग के वाक़े में चैट GPT का कोई किरदार था या नहीं, जिसमें 2 अफराद हलाक हुए थे। मुकदमे में कंपनी पर धोखाधड़ी, गफलत, गैर मुनसिफाना तिजारती तरीकों और मसनूआत की जिम्मेदारी जैसे मुतअद्दिद कानूनी इल्जामात भी आयद किए हैं। मजीद ये भी कहा गया है कि बाज़ मुजरिमाना मुकदमात में मुलजमान ने मुबैना तौर पर चैट बोर्ड से ऐसे सवालात किए जिनका ताल्लुक जराइम के तरीक़े कार से था। फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टेक्नोलॉजी की दौड़ में बच्चों की हिफाजत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और रियासत इस मामले में जवाबदेही यकीनी बनाएगी। दूसरी जानिब ओपन AI ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि कंपनी ने सार्फिन की हिफाजत के लिए सनत के मयार के मुताबिक मजबूत निज़ाम और पॉलिसियां नाफिज कर रखी हैं। कंपनी के मुताबिक कम उम्र सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उम्र की तस्दीक, निगरानी के टूल्स और वालिदैन के कंट्रोल जैसे इक़दामात पहले ही मौजूद हैं। ओपन AI ने अपने बयान में कहा कि किसी भी इंसानी नुकसान पर अफसोस है, ताहम कंपनी का मौक़िफ़ है कि वो मुसलसल अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा महफूज बनाने के लिए काम कर रही है। यह मुकदमा उस वसी बहस का हिस्सा है जो दुनिया भर में मसनूई ज़हानत के तेज़ी से फैलाव और इसके मुमकिन समाजी और अखलाकी असरात के हवाले से जारी है। जहाँ एक तरफ इस टेक्नोलॉजी को इनकलाबी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसके गलत इस्तेमाल और हिफाजती खदशात पर तशवीश भी बढ़ रही है। और अब अमेरिका से रुख करते हैं जनूबी कोरिया का, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत किस्मत का हाल बताने की रिवायत को एक जदीद रंग दे रही है। सियोल में एक AI फॉर्च्यून टेलिंग सेंटर खुला है और ये खास तौर पर नौजवानों में बेहद मकबूल हो रहा है, जिनमें से अक्सर का कहना है कि किसी इंसान के मुकाबले में एक मशीन के सामने दिल की बात करना ज्यादा आसान है। मज़ीद तफसीलात उमर आफरीदी से। 이제부터 너의 이야기를 들어보자꾸나. जनूबी कोरिया में नौजवान अपनी किस्मत का हाल जानने के लिए AI नजूमियों के पास जा रहे हैं। सियोल में किस्मत का हाल बताने वाले इस नए AI सेंटर में रोज़ाना 200 से 300 अफराद आ रहे हैं। ये लोग AI मशीनों के सामने खड़े होते हैं ताकि वो अपनी तारीख और वक्त पैदाइश बताकर अपना फालनामा साजू हासिल कर सकें। मैं यहाँ तफरीह के लिए आई थी, लेकिन मुझे AI नजूमी के बारे में तजस्सुस भी था। उन्होंने कहा कि AI आपका चेहरा पढ़ सकती है, इसलिए मैं इसे आजमाना चाहता था। आपकी नाक ना तो बहुत बड़ी है और ना ही बहुत छोटी। बहुत दिलचस्प और बहुत अजीब है, क्योंकि फ्रांस में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन मजा आया। इस तजर्बे के बाद आने वाले अफराद अपने नाम के तावीज़ वाले कार्ड और AI की बनाई हुई तस्वीरें हासिल करते हैं। ये सर्विस ख़ास तौर पर उन नौजवानों को पसंद आ रही है जिन्हें अक्सर मुलाजमत ढूंढने की फिक्र लाग रहती है। मुझे लगता है कि चूंकि ये AI है इसलिए ये झूठ नहीं बोलेगी। मेरा ख्याल है कि किसी इंसान के मुकाबले में AI के सामने खुलकर बात करना ज़्यादा आसान था। हम अक्सर सुनते हैं कि नौजवानों के लिए ज़िंदगी मुश्किल है, इसलिए कम से कम अपने जज्बात का खुलकर इजहार कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग अपनी बेचैनी को कम करने और किसी सहारे की तलाश के लिए साजू जैसी चीज़ों का रुख करते हैं। जनूबी कोरिया में AI से किस्मत का हाल मालूम करना तफरीह से बढ़कर है। ये लोगों को दिली सुकून पहुंचाने का एक नया जरिया बन रहा है। और अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो अमेरिका में बहुत महंगी मिल रही है। जी हाँ, इंडियन आम। इंडिया में ये आम का सीजन है, जिसका मतलब है कि इस ट्रॉपिकल फल को ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका पहुंचाने की दौड़ लगी हुई है। लेकिन ईरान में जंग की वजह से ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा अखराजात का मतलब है कि कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफा, लेकिन मांग बज़ाहिर अभी भी बरकरार है। सुमेरा हुसैन की रिपोर्ट पेश कर रही हैं नादिया सलमान। कीमती सामान सीधा इंडिया से न्यूयॉर्क सिटी से 19 किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। ये साल में सिर्फ चंद हफ्तों के लिए दस्तयाब होते हैं, लेकिन इनकी मांग हमेशा बहुत ज्यादा होती है। वाह, ये लाजवाब है। ये है आम की असल खुशबू। अमेरिका में इंडियन आमों का बहुत बड़ा कारोबार है। आपके ख्याल में पिछले साल आपने आमों से कितना पैसा कमाया? $1 मिलियन से ज्यादा। मुझे लगता है कि आज मेरी बहुत खातिर मदारत हो रही है। अब तक की सबसे बेहतरीन शूटिंग है, लेकिन वतन के इस मीठे जायके की कीमत काफी कड़वी है।
जंग की वजह से एयरलाइन ने कार्गो का किराया बढ़ा दिया है, इसीलिए इस साल ये कीमत दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। ये इतने नाजुक हैं कि इन्हें सिर्फ हवाई जहाज के जरिए ही मंगवाया जा सकता है, लेकिन ये मेहनत रंग लाती है। वो आम जो आपको अमेरिका में मिलते हैं, वो आलू की तरह हैं। ये है असल फल। ये आमों की मलका है जिसे केसर कहते हैं। ज़ाफ़रानी रंग, जबरदस्त जायका और कमाल की खुशबू। इसका दूसरे आमों से कोई मुकाबला ही नहीं है। पेशेवराना तौर पर एक केमिस्ट, लेकिन आम इनका शौक है। ये भरत कुमार प्रासना का साइड बिजनेस है। वाह, जूस पी रहे हैं। इस कंटेनर के अंदर आमों के 408 डब्बे हैं, और अगर ये तकरीबन $50 फी डब्बा बिक रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके सामने तकरीबन $20,000 से ज्यादा के आम मौजूद हैं। A little more than $20,000 worth of mango. This is coming from... ये हमारे घर, हमारी धरती से आ रहा है। आपको मालूम है, हर कोई इस सीजन का इंतजार करता है। विरल शाह आमों के इस तकरीबन 13,000 किलोमीटर तवील सफर के आखिरी हिस्से में इनके साथ होते हैं। This fresh mango. इंडिया में इस ताज़ा आम की कीमत तकरीबन 70 पेंस फी किलो होगी, लेकिन न्यू जर्सी की इस दुकान में इसकी कीमत 7 गुना ज्यादा है। मैं पहले ही एक बॉक्स खा चुकी हूँ और सोच रही हूँ कि एक और खाऊं या नहीं। कुछ लोगों के लिए अपने वतन के जायके की कोई कीमत नहीं होती, ये अनमोल होता है। क्रिकेट के मैदान में बाज लोग रन्स नहीं बनाते, विकेटें नहीं लेते, कप्तानी भी नहीं करते, लेकिन फिर भी तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख में एक ऐसा ही नाम सूफी अब्दुल जलील का है, जिन्हें दुनिया चाचा क्रिकेट के नाम से जानती है। इस कहानी का आगाज आज से तकरीबन 57 वर्ष पहले 21 फरवरी 1969 को लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम से होता है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच जारी था और हजारों शायकीन की तरह सियालकोट से ताल्लुक रखने वाला एक 20 साला नौजवान भी पहली मर्तबा बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम पहुंचा था। इस नौजवान के हाथ में पाकिस्तानी परचम था, लबों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे थे और दिल में कौमी टीम की फतह का ख्वाब। शायद इसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर सिर्फ एक मैच देखने तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि आने वाली निस्फ सदी तक पाकिस्तानी क्रिकेट की ये पहचान बन जाएगा। वक्त गुजरता गया, वो नौजवान प्रोफेशनल क्रिकेटर तो ना बन सका, लेकिन उसने एक मुख्तलिफ रास्ता चुन लिया। उसने फैसला किया कि अगर वो मैदान में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सकता तो गैलरियों में जरूर करेगा। सन 1973 में रोजगार की तलाश उसे मुत्तहिदा अरब अमारात ले गई, लेकिन क्रिकेट से उसका रिश्ता बरकरार रहा। शारजा में जब पाकिस्तान के मैचेस शुरू हुए तो वो लंबे सफर, सख्त गर्मी और महदूद वसाइल के बावजूद हर मैच में पाकिस्तानी परचम के साथ मौजूद होता। आहिस्ता आहिस्ता सब्ज और सफेद लिबास, मखसूस टोपी और हाथ में कौमी परचम उसकी शिनाख्त बन गए। मैदान में उसकी मौजूदगी शायकीन के जोश को बढ़ाती और खिलाड़ियों के हौसले बुलंद करती थी। फिर 18 अप्रैल 1986 आया। शारजा में जावेद मियादाद ने चेतन शर्मा की आखिरी गेंद पर तारीखी छक्का लगाया और पाकिस्तान को नाकाबिले फरामोश फतह दिलाई। इस दिन एक और शख्सियत भी शोहरत की नई बुलंदियों को छू रही थी। वो थे चाचा क्रिकेट, जिन्होंने खुशी में सैकड़ों किलो मिठाई तकसीम कर दी और लाखों पाकिस्तानियों के दिलों में जगह बना ली। The last ball coming up, 4 runs required. And this is 6, and Pakistan have won. Unbelievable victory by Pakistan. लेकिन इस सफर में सिर्फ खुशियां नहीं थी। 1999 के वर्ल्ड कप में टीम का साथ देने के लिए उन्हें अपना जाती घर भी फरोख्त करना पड़ा। वसाइल खत्म हो गए, लेकिन जज्बा खत्म ना हुआ। उनके बकौल घर दोबारा खरीदा जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका दोबारा नहीं मिल सकता था। दुनिया भर के स्टेडियम्स में पाकिस्तान का परचम लहराने वाले चाचा क्रिकेट को सिर्फ पाकिस्तानियों ही ने नहीं, बल्कि भारतीय शायकीन, बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों और मारूफ शख्सियात ने भी सराहा। उनके लिए क्रिकेट कभी दुश्मनी का नाम नहीं रही, बल्कि दोस्ती, मोहब्बत और ताल्लुक जोड़ने का जरिया रही। आज 77 बरस की उम्र में 500 से ज्यादा बैनुल अक़वामी मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के बाद चाचा क्रिकेट रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े हैं।
لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کا مشن ختم نہیں ہوگا. وہ سیالکوٹ میں ایک میوزیم قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں آدھی صدی سے زائد عرصے پر محیط یادیں، تصاویر اور تحائف محفوظ ہوں، تاکہ آنے والی نسلیں جان سکیں کہ کبھی ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے نہ بیٹ پکڑا نہ گیند پھینکی، مگر پھر بھی پاکستانی کرکٹ کی تاریخ کا مستقل حصہ بن گیا. اور شاید یہی چاچا کرکٹ کی اصل کامیابی ہے. اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں. انڈیا نے پاکستان اور یورپی یونین کے مشترکہ اعلامیہ میں جموں و کشمیر کے ذکر کو مسترد کرتے ہوئے اسے اپنے ملک کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے. انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جموں و کشمیر اور لداخ انڈیا کے اٹوٹ اور ناقابل تنسیق حصے ہیں. خیال رہے گزشتہ روز پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی یورپی کمیشن کی نائب صدر کایا کلاس سے ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا تھا. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی کے خلاف بغاوت اور لوگوں کو ریاستی اداروں کے خلاف اکسانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. یہ مقدمہ عبدالولی غیبزئی نامی شہری کی مدیت میں افغانستان سے متصل بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں محمود خان اچکزئی کے جلسے میں ایک خطاب کی بنیاد پر درج کیا گیا ہے. یہ جلسہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی جانب سے عید کے تیسرے روز چمن شہر میں منعقد کیا گیا تھا. ایف آئی آر کے متن کے مطابق اپنے خطاب میں محمود خان اچکزئی نے کہا کہ آئے روز بلوچستان میں گاڑیوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے اور صوبائی حکومت عوام کو مکمل طور پر تحفظ دینے میں ناکام ہو چکی ہے. ایف آئی آر کے متن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ محمود خان اچکزئی نے مختلف قبائل سے افراد لے کر ایک متبادل آرمی بنانے کی تجویز پیش کی. مدعی نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ محمود خان اچکزئی نے پاکستانی اداروں اور عوام کے درمیان شدید نفرت اور اشتعال انگیزی پھیلانے کی کوشش کی ہے.